वेलकम टू सरकारी रिजल्ट एवं ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। प्यारे साथियों, आज दिनांक 24 अप्रैल 2020 और 24 अप्रैल से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और सभी क्वेश्चनों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा, तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी गई है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 24 अप्रैल का करंट अफेयर्स पहले क्वेश्चन के साथ। हाल ही में विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया गया? तो प्यारे साथियों, अभी 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया गया। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कौन मनाता है? तो यूनेस्को द्वारा यह दिवस मनाया जाता है। और ये मनाया क्यों जाता है? तो ऐसे लेखकों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जो मानवता, सामाजिक संस्कृति की प्रगति के लिए काम करते हैं। ऐसे लेखकों को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मनाया जाता है। प्यारे साथियों, हर साल 23 अप्रैल को ही वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मनाया जाता है। अब यहाँ यूनेस्को हर साल एक वर्ल्ड बुक कैपिटल भी डिक्लेयर करता है, तो इस बार वर्ष 2020 की वर्ल्ड बुक कैपिटल मलेशिया के कुआलालंपुर से की गई है। प्यारे साथियों, वर्ल्ड बुक कैपिटल 1 साल तक ही रहती है और इसे फिर पुनः अगली साल में डिक्लेयर की जाती है। तो यूनेस्को मनाता है इस दिवस को। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय पेरिस में है। और इसकी प्रेजेंट हेड है वो है एडोरी एजोले, ये यहाँ के प्रेजेंट हेड हैं। अच्छा, अभी 23 अप्रैल को एक और दिवस मनाया गया और वो है इंग्लिश लैंग्वेज डे। प्यारे साथियों, इंग्लिश लैंग्वेज डे के इतिहास और संस्कृति के लिए यह दिवस मनाया जाता है और यह दिवस भी प्रत्येक साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा, अभी चाइनीज लैंग्वेज डे भी 20 अप्रैल को मनाया गया और उसके बाद 21 अप्रैल को 2 इंपॉर्टेंट डे मनाए गए थे जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, सिविल सर्विस डे और वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे। ठीक है, और उसके बाद 22 अप्रैल को भी 2 इंपॉर्टेंट डे मनाए गए थे, अर्थ डे और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशनल डे। और अब 23 अप्रैल को भी ये 2 इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, वर्ल्ड बुक डे एंड इंग्लिश लैंग्वेज डे। ये आपको याद रखना है। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं व्यूज बराबर लाइक। तो जितने भी व्यूज इस वीडियो पर आते हैं, जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो लाइक करें। यदि उनको वीडियो अच्छी लगती है और हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने रावी नदी पर एक नया पुल कहां बनाया है? तो प्यारे साथियों, अभी पंजाब में सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने रावी नदी पर एक नया पुल बनाया गया है जो पंजाब के कासोवाल अनेक्सल को और देशों से जोड़ने के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने रावी नदी पर एक पुल बनाया है जो प्रत्येक वर्ष टेम्परेरी रूप से मनाया जाता था, लेकिन अब की बार बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने परमानेंटली रूप से यह पुल बनाया है। और अभी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अरुणाचल प्रदेश में एक पुल बनाया था जिसके बारे में हम गत वीडियो में बात की, और वो पुल था डेपोरिजो ब्रिज, DAPORIJO ब्रिज। और ये अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी जिले में सुबनसिरी नदी पर बनाया गया था। तो ये भी आप इसके साथ साथ याद रखें। और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में इससे पहले एक और ब्रिज बनाया गया था और वो था सिसेरी ब्रिज। और उससे भी पहले एक उच्च ब्रिज जो कठुआ अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया। इसी के साथ साथ हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू के बसंतर ब्रिज का भी उद्घाटन किया था। तो ये भी आप इसके साथ साथ याद रखें। अब यहाँ बात हुई है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो प्यारे साथियों, ये है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 मई 1960 को हुई और इसके जो फाउंडर है जवाहरलाल नेहरू। और इसका जो प्रत्येक वर्ष का जो बजट होता है 73.2 करोड़ USD। और इसका जो हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली। और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह, इसके प्रेजेंट टाइम के डायरेक्टर जनरल हैं।
ये हमारी बात हुई BRO की, तो ये भी आप इस प्रश्न के साथ साथ याद रखें। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किस देश ने अपना सैन्य उपग्रह नूर सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो प्यारे साथियों, अभी ईरान ने अपना पहला सैन्य उपग्रह नूर सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो ईरान ने लॉन्च किया है, तो यह है ईरान। ईरान की कैपिटल है तेहरान और इसकी करेंसी है रियाल, और यहाँ के प्रेजेंट टाइम के जो प्रेसिडेंट है वो है हसन रूहानी। तो ये भी आप इसके साथ साथ याद रखें। ईरान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हर बार हम बताते हैं आपको, और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है हर क्वेश्चन के साथ हम आपको बता रहे हैं, तो आप इन्हें नोट करें, लिख कर आप इन्हें याद करें, क्योंकि काफ़ी से स्टूडेंट होते हैं उनकी प्रॉब्लम्स यही होती है कि सर हम भूल जाते हैं। तो आप इन्हें नोट किया करें, लिख लें, तो आप क्या लिखा हुआ जल्दी से भूला नहीं जाता, तो आप इन्हें लिखें ताकि आपकी परमानेंट याद रखें। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किसने रिलायंस जियो में 9.99% हिस्सेदारी खरीदी है? तो प्यारे साथियों, अभी फेसबुक ने जियो रिलायंस में 9.99 हिस्सेदारी खरीदी है। तो अभी फेसबुक ने खरीदा है, तो ये है फेसबुक। इनके प्रेजेंट CEO मार्क ज़ुकरबर्ग, ये इनके प्रेजेंट CEO है। ये भी काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और फेसबुक का हेडक्वार्टर जो है कैलिफोर्निया में है। ये भी आप इस प्रश्न के साथ साथ याद रखें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस देश ने समुद्री तट पर लेदरबैक समुद्री कछुए को घोंसले पाए जाने की घोषणा की है? तो अभी थाईलैंड ने, प्यारे साथियों, थाईलैंड ने अभी लेदरबैक समुद्री कछुए के घोंसले पाए गए हैं यहाँ पर। और पिछले 2 सालों से थाईलैंड ने घोषित कर दिया था कि यहाँ पर लेदरबैक की कछुए हैं जो विलुप्त हो गए हैं, लेकिन हाल ही में काफ़ी कंट्रीज जो लॉकडाउन में है, इससे एनवायरनमेंट काफ़ी सही हो रहा है, तो इस प्रकार की प्रजातियां फिर से उत्पन्न हो रही हैं। तो इसलिए थाईलैंड में ये जनजाति उत्पन्न हो चुकी है। और लेदरबैक कछुए कुछ इस प्रकार के हैं। ये आपके सामने इमेज है, आप देख पा रहे हैं कि कुछ ये यहाँ के कछुए इस प्रकार के हैं जिन्हें लेदरबैक कछुए, समुद्री कछुए कहा जाता है, जो हमारे सामान्यतः कछुओं से कुछ भिन्न होते हैं। तो ये थाईलैंड में पाए गए हैं, तो ये है थाईलैंड। इसकी कैपिटल बैंकॉक है। और थाईलैंड की जो करेंसी है थाई बेहत, ये इसकी करेंसी है। और यहाँ के प्रेजेंट टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है प्रयुत चान ओ चा, ये यहाँ के प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में IMMA का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी राकेश शर्मा को IMMA के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, राकेश शर्मा जो बजाज ऑटो के निदेशक हैं, इन्हें IMMA के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन क्लिक हो जाना चाहिए कि IMMA क्या है। तो प्यारे साथियों, इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, इसे IMMA कहा जाता है। तो इनके अभी राकेश शर्मा नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, और ये है राकेश शर्मा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किसने कोविड-19 के बारे में चेतावनी देने के लिए वास करो ऐप लॉन्च किया है? तो प्यारे साथियों, अभी IIIT दिल्ली ने कोविड-19 महामारी की चेतावनी के लिए वास करो ऐप लॉन्च किया है। प्यारे साथियों, कोई भी पेशेंट्स जो कोविड-19 के बारे में यहाँ चेतावनी देने के लिए कि ऐसा कोई भी पेशेंट्स नहीं हो जिसको कोविड-19 हो, तो इसकी चेतावनी के लिए IIT दिल्ली ने एक चेतावनी दी है कि वास करो ऐप भी लॉन्च किया है। अब ये आपके माइंड में क्वेश्चन क्लिक हो जाना चाहिए कि IIT क्या है। तो इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो दिल्ली में है, ये IIT के नाम से जाना जाता है, और इन्होंने ही ये ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऐप्था मित्रा ऐप और हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है? तो प्यारे साथियों, अभी कर्नाटक राज्य ने ऐप्था मित्र ऐप और हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से कोई भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति अपने घर बैठे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकता है
और यहाँ पर एक हेल्पलाइन नंबर भी लॉन्च किया है और हेल्पलाइन नंबर है 14410। ये यहाँ का हेल्पलाइन नंबर है, ये भी आप याद रखें। और ऐपता मित्र ऐप यहाँ पर लॉन्च किया गया है कर्नाटक गवर्नमेंट की द्वारा। अच्छा, कल ही हमने एक और इम्पोर्टेंट बात की थी कर्नाटक के बारे में और वो है गेट सेट गो प्लेटफॉर्म। तो प्यारे साथियों, अभी कर्नाटक सरकार ने गेट सेट गो प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से काफी विद्यार्थियों को ऑनलाइन लर्निंग का बेनिफिट मिल पा रहा है। जैसे सेट यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट या फिर नीट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, तो इन सभी के बारे में, टेस्टों के बारे में या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गेट सेट गो ये लॉन्च किया गया था कर्नाटक का। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में BWF के IM बैडमिंटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो प्यारे साथियों, अभी PV सिंधु को BWF के IM बैडमिंटन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। अभी BWF क्या है? तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, जिसे BWF कहा जाता है, और इसके अभी वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर PV सिंधु को नियुक्त किया गया है। तो प्यारे साथियों, और आपको मैं बताऊं कि PV सिंधु को वर्तमान में आंध्र प्रदेश के एंटी करप्शन के बारे में ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया जा चुका है हेल्प सेंटर के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने। तो ये भी आप इसके साथ साथ याद रखें कि PV सिंधु को आंध्र प्रदेश के एंटी करप्शन के हेल्प सेंटर के रूप में ब्रांड एम्बेसडर में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में उरी लेवाइन को किस कंपनी का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है? तो प्यारे साथियों, अभी इन्फोसिस कंपनी की स्वतंत्र निदेशक उरी लेवाइन को नियुक्त किया गया है। और ये उरी लेवाइन जो है ये इजराइल से है। अब यहाँ बात हुई है इन्फोसिस की, तो ये है इन्फोसिस, जिसका मुख्यालय बेंगलोर में है। और यहाँ की जो प्रेजेंट टाइम के जो CEO है वो है सालिम पारिक। ये भी आप इस प्रश्न के साथ साथ याद रखें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में किसने राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यादान 2.0 लॉन्च किया है? तो अभी MHRD ने विद्यादान 2.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन उत्पन्न हो गया कि विद्यादान 2.0 क्या है? तो प्यारे साथियों, MHRD के जो वर्तमान मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियानी, इन्होंने ये विद्यादान 2.0 लॉन्च किया है। और इसमें ऑनलाइन, तो प्यारे साथियों MHRD में, और इसमें ऑनलाइन स्टडी कंटेंट कंट्रीब्यूट किया जाएगा। जैसे कि कोई भी स्टूडेंट है या फिर कोई भी टीचर्स है, यदि वो चाहता है कि मेरे पास कुछ एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट है और मैं ऑनलाइन कंट्रीब्यूट करवाना चाहता हूं, तो वो विद्यादान 2.0 पर अपना ऑनलाइन कंटेंट एजुकेशन से रिलेटेड कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो ये है विद्यादान 2.0। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में TCS ने किस देश में पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करने की घोषणा की है? तो प्यारे साथियों, अभी इजराइल में TCS ने पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करने की घोषणा की है। और TCS 2021 तक इजराइल का पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च कर देगा। और अब यह इजराइल की बात हुई है, तो यह है इजराइल। इजराइल की जो कैपिटल है वो है जेरूसलम। और यहाँ की जो करेंसी है इजरायली शेकेल। और यहाँ के प्रेजेंट टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतान्याहू, ये यहाँ के प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतान्याहू, ये यहाँ के प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में किस देश ने नई डिजिटल करेंसी DCEP लॉन्च की है? तो प्यारे साथियों, अभी चीन ने नई डिजिटल करेंसी लॉन्च की है DCEP। अब आपके माइंड में क्वेश्चन क्लिक होगा कि DCEP क्या है? तो प्यारे साथियों, DCEP की फुल फॉर्म है डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। और अभी 2022 में चाइना में विंटर ओलंपिक होगा और उसी के साथ साथ 2022 में ही एशियन खेल भी यहाँ चाइना में होंगे। तो इसके साथ साथ आप ये भी याद रखें। और अच्छा, अभी सऊदी अरबिया ने भी एक डिजिटल करेंसी लॉन्च की है और उसका नाम है ABER।
तो ये भी आप इस क्वेश्चन के साथ साथ याद रखें, जो सऊदी अरबिया ने ये करेंसी डिजिटल लॉन्च की है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में भारत ने किस देश को 23 टन आवश्यक दवाइयां भेजी हैं? तो प्यारे साथियों, अभी नेपाल को भारत ने 23 टन आवश्यक दवाइयां भेजी हैं, जिसमें अधिकतर पैरासीटामोल या हाइड्रोक्लोरोक्विन है और इनमें अलग अलग दवाइयां भी हैं। तो ये यहाँ पर 23 टन आवश्यक दवाइयां नेपाल में भेजी गई है। तो नेपाल की बात हुई है यहाँ पर, तो ये है नेपाल। नेपाल की राजधानी है काठमांडू और नेपाल की जो मुद्रा है नेपालीज रूपी। और यहाँ के प्रेजेंट टाइम के जो प्रेसिडेंट है बीडी भंडारी और यहाँ के प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली, ये यहाँ के प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर हैं। अच्छा, अभी भारत ने मालदीव को भी 62 टन आवश्यक दवाइयां भेजी हैं, जो ऑपरेशन संजीवनी के माध्यम से भेजी गई है। तो आप इसके साथ साथ ये भी याद रखें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अभी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी हो चुका है और उसमें नॉर्वे शीर्ष पर रहा है। तो प्यारे साथियों, अभी नॉर्वे फर्स्ट नंबर पे रहा है और फिनलैंड ये दूसरे नंबर पर रहा है और डेनमार्क थर्ड नंबर पे रहा है। तो इसके साथ ये भी याद रखें। और हमारा जो भारत है वो अब की बार 142वें नंबर पर रहा है और पिछले वर्ष के यदि भारत की बात करें तो 140वें नंबर पर था। अब की बार 2 नंबर और पिछड़ गया है भारत। यदि अब की बार लास्ट नंबर की बात करें, क्योंकि इस इंडेक्स में टोटल 180 देशों को शामिल किया जाता है और 180 देशों की ही लिंक यहाँ इंडेक्स जारी किया जाता है। तो अब की बार जो 180 नंबर पे रहा है वो रहा है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया अब की बार 180वें नंबर पर रहा है। और यदि नेपाल की बात करें तो वो अब की बार 112वें नंबर पर रहा है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 15 के आंसर नॉर्वे। नेक्स्ट बात करते हैं कल की क्वेश्चन की, और काफी विद्यार्थियों ने इसका आंसर देने की कोशिश की। हाल ही में किस बैंक ने ग्राहकों के लिए वॉइस बैंकिंग सेवा लॉन्च की है? तो प्यारे साथियों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लें। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ICICI बैंक ने वॉइस बैंकिंग लॉन्च की है, ताकि जैसे कि गूगल असिस्टेंट जो है, गूगल असिस्टेंट के माध्यम से हम किसी भी सामग्री को, किसी भी ऑनलाइन कंटेंट को बोलकर सर्च कर सकते हैं। उसी प्रकार ICICI बैंक में वॉइस बैंकिंग सेवा लॉन्च की गई है, जिसमें बोलकर आप कैश विड्रॉल, डिपॉजिट, पासबुक से रिलेटेड या कोई भी बैंकिंग कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये है क्वेश्चन आपके लिए कि हाल ही में किस राज्य को आधिकारिक रूप से कोरोना मुक्त घोषित किया गया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और साइड में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आगे की जो करंट अफेयर्स आती रहेगी वो आप सभी तक सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।